हाँ जी बेटा। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और वहां पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा था, प्रॉफिट मोटिव, नॉन प्रॉफिट मोटिव। देन फिर मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था कि नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। वहां मैंने आप लोगों को तीन चीजें लिखवाई थी। सबसे पहले नंबर पे क्या बताया था? रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड वन इज बैलेंस। पढ़ाई थी सारी बातें ये वाली। फिर मैंने आप लोगों को रिसेंट पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ बातें बताई थी। इट इज जस्ट लाइक एज कैश बुक। द नेचर ऑफ रिसेंट पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। और द मेन ऑब्जेक्टिव या द मेन एम ऑफ रिसेंट पेमेंट अकाउंट इज टू कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। फिर हमने पढ़ा था इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स एंड ऑल द कैश पेमेंट्स। बेसिकली हमारा जो ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट है ये से चेकआउट करता है अपने कैश के इनफ्लोज को और कैश के आउटफ्लोज को। यहां तक आई थिंक अपनी सारी बातें हो गई थी। फिर मैंने आप लोगों को बेटा इसका फॉर्मेट बताया था रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। द फर्स्ट वन इज रिसिट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। फिर मैंने आप लोगों को बताया था रिसिट्स में भी हो टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल पेमेंट दो टाइप की पेमेंट होगी, कौन कौन सी? रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। बताओ जरा रेवेन्यू रिसिट्स कौन सी होती हैं? ऐसे रिसिट्स जो आप लोगों को बार बार रूटीन नेचर की, रेकरिंग नेचर की होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिट्स। बताओ जरा कैपिटल रिसिट्स कौन सी होंगी? विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रूटीन इन नेचर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल रिसीट्स का नाम देते थे। बताओ जरा रेवेन्यू पेमेंट कौन सी होगी? ऐसी पेमेंट जिनको हम लोग रूटीन में करते हैं, लाइक सैलरी पे कर दी, वाटर बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ये सारे के सारे खर्चे रूटीन में हम लोग जो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू पेमेंट बोल देते हैं। बताओ कैपिटल पेमेंट क्या होगी फिर? जो कभी कभार होने वाली पेमेंट हो, जो कभी कभार आने वाले, कभी किसी टाइम में होगी तो हो गई, वरना नहीं होती ऐसी पेमेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया था? उसके बाद सीधा सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ये सारी हो गया था। बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा होता है? इट इज लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल। उसके बाद द मेन मोटिव ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू कैलकुलेट द सरप्लस एंड डेफिसिट। बताओ जरा एनपीओ के लिए बेटा सरप्लस कब आएगा? जब इनकम ज्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो क्या आएगा? सरप्लस। जब इनकम कम होंगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो क्या निकल कर आएगा? डेफिसिट। क्लियर हो गया था यहां तक की बात है? फिर हमने फॉर्मेट देखा था, क्या होता था फॉर्मेट के अंदर? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स अमाउंट। क्लियर है? समझ आ गई थी यहां तक की सारी बातें? बड़े आगे। ओके। बैलेंस शीट के बारे में मैंने आप लोगों को शायद कुछ बताई थी बात इसमें कि सेम एज प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस। बताओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा फिर? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये तो हम बचपन बचपन से बनाते आ रहे हैं, क्लास 11 से बनाते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? वही हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़े, वहां मेंटेन की ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट सीखे तो वहां पे भी एक ही सीपीटी बैलेंस शीट बनाई थी। उसके बाद हम लोग अब एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों की बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज बनेगी जो हमने पहले बनाई थी। द फॉर्मेट इज लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्लियर हो गया? बड़े आगे यहां से। ओके। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे मेन सोर्सेज ऑफ एनपीओस। लिखिए जरा फटाफट से कि ऐसे कौन कौन से बेटा सोर्सेज हैं जहां से हमारी जो ये एनपीओ है ये पैसा लाती है, पैसा आता है हमारी एनपीओ के पास। क्लियर हो गया? डालिए हेडिंग। हेडिंग इज मेन सोर्सेज। फंड्स आने के सोर्सेज कहां कहां से हैं, पैसा कहां कहां से हमारी एनपीओ के पास आता है, आज हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लो जी। सारे पॉइंट्स को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिटेल में बातचीत करेंगे सारे पॉइंट्स के बारे में। और द फर्स्ट वन इज नंबर 1। द फर्स्ट वन इज, लिखिए फटाफट से इसमें, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या नाम है? लाइफ मेंबरशिप फीस। सर क्या मतलब है ये लाइफ मेंबरशिप फीस का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चों में ऐसे कौन कौन बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, आस्था चैनल चलाते हैं, मुझे ये बताओ। वेरी गुड यार। सच में? तो मतलब भजन कीर्तन सुनते हो कि नहीं सुनते?
सुनते हो ना? घर वाले चला देते होंगे, सुनना पड़ता है मजबूरी में यार, है ना? सुनते हो कि नहीं सुनते? ओके चलो, सुनते तो बढ़िया है। अच्छा, सुबह सुबह ना 8:40 पे या 8:50 पे एक आस्था चैनल चला ना, वहां पे तुम लोगों को पता लगेगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है। हाँ, सुबह स्कूल में हो तो उस टाइम पे चलो कोई बात नहीं। मतलब न्यूज में देखा होगा, कभी तुमने देखा होगा ऐसा, या मैं अभी तुमने बोलने वाला हो ना, तुमने देखा भी होगा ऐसा। तुमने कई बार देखा होगा या ऐसे तुमने कभी सुना होगा कि भाई हमारी ना एक एनजीओ है या हमारा एक एनपीओ है, तो हमारी एनपीओ से जुड़ने के लिए आपको कुछ डोनेशन देना पड़ेगा, कुछ चंदा देना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ती है। पता सुना है ये वाली कुछ? भाई अगर आपको हमारी संस्था से जुड़ना है तो मंथली इतना देना पड़ेगा, हाफ ईयरली इतना देना पड़ेगा, ईयरली इतना देना पड़ेगा, और आजीवन शुल्क। सुना कभी वर्ड मासिक शुल्क? ईयरली को मुझे पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ईयरली को हिंदी में? मंथली को तो मासिक बोलते हैं, ईयरली को हाँ वार्षिक शुल्क, और एक होता है आजीवन शुल्क। सुना है कभी या नहीं सुना? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं होते जैसे उसके सब्सक्रिप्शन होते हैं नेटफ्लिक्स वाले, मंथली सब्सक्रिप्शन, उसके बाद हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, बट ये लाइफ मेंबरशिप ही देते होते हैं, है ना? चलो हम लोग इनकी बात करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। एक एग्जांपल से बात करता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी बड़ी प्यारी सी ना एक एनजीओ है, लो जी, जिसका नाम है केडीआर एनपीओ। ठीक है जी, क्या नाम है? केडीआर एनपीओ। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं। बताओ जरा, एनपीओ के अंदर कौन लोग होते हैं? पार्टनर्स? नहीं। कौन होते हैं? मेंबर्स। कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। लो जी, मिस्टर ए, ये कौन है हमारे मिस्टर बी, ये कौन है हमारे मिस्टर सी। ये तीन लोग हैं भैया। और ना ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि सर हमें ना आपकी एनपीओ से जुड़ना है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, पूरी की पूरी जींद के अंदर आपने बहुत नाम कर रखा है, अपना एनजीओ का बहुत नाम है, मतलब आप लोगों की बहुत सहायता करते हो, सेवा करते हो, सोशल वेलफेयर करते हो, इसलिए ना हम लोगों को भी ना क्या बनना है? आपका एनजीओ का मेंबर बनना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरी एनजीओ के मेंबर बनने की कुछ फीस वगैरह है? अब तुम सोच के देखो यार, क्या एनजीओ को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और पैसा कहां से आएगा? बड़े बड़े लोग जब हमारे एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, संस्थाएं से जुड़ेंगे, तभी तो पैसा आएगा ना यार। हाँ या ना? हमने कहा यस सर। तो हमारे मिस्टर ए ने कहा, कहता सर बताइए आपका क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ कॉन्सेप्ट रहता है आपके एनपीओ से जुड़ने के लिए? मैंने कहा सर हमारी संस्था का कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इतना लगेंगे, हाफ ईयर लेना चाहते हैं तो इतना लगेगा, ईयर लेना चाहते हो इतना लगेगा। मैंने कहा ईयरली वाला महंगा मत कर, मेरे को तो पूरी उम्र, जितना मेरा टाइम बचा हुआ है ना, मेरे को पूरी की पूरी उम्र तुम्हारे एनपीओ के साथ काम करना है, जुड़े रहना है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्या है? लाइफ मेंबरशिप ले लो आप। मैंने कहा वो कितने की पड़ेगी? लाइफ मेंबरशिप फीस बताओ कितने की पड़ेगी? कहता सर 20,000 दो, और एक ही बार देना है, बार बार 1 रुपया भी आपको नहीं भरना है। इसका मतलब क्या है? सोच के देखो जरा, मैं 20,000 रुपया दे करके क्या बन गया? एनपीओ का फुल टाइम मेंबर बन गया। बोलो यस और नो? हाँ या ना? तो नाम ही देखो क्या है, एक ही लाइफ है हमारे पास, और एक ही लाइफ में एक ही बार ये वाला पैसा अपने को देना है एनपीओ को। बोलो यस और नो? हाँ या ना? तो इसका मतलब मिस्टर ए ने भी लिया ये सब्सक्रिप्शन, मिस्टर बी कहता है अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं भाई, बढ़िया ये चीज है, तो मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी यही वाला सब्सक्रिप्शन आप लोगों से लेने वाला हूं। तो मिस्टर बी ने भी ले लिया, सेम ऐसे ही बेटा मिस्टर सी ने भी ले लिया। तो मुझे आप लोग ये बताओ जरा फटाफट से कि टोटल हमारी एनपीओ के पास, केडीआर एनपीओ के पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया? लो जी, कितना पैसे इकट्ठा हो गया? 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए हमारी एनपीओ के पास। तो बताओ जरा, क्या ये एनपीओ के पास जो 60,000 इकट्ठा हुआ है, ये बताओ लाइफ मेंबरशिप फीस है या नहीं है? अब बस मुझे एक बार ये बता दो, ये वाला पैसा एनपीओ को एक बार मिलेगा या बार बार मिलेगा? भाई पूरी लाइफ में एक ही बार मिलना है। अच्छा बताओ जरा, ये एनपीओ के लिए एक रिसीट है या पेमेंट है? पक्की बात है, मतलब एनपीओ के पास तो पैसा आ रहा है। अब मुझे बस इतना बता दो, ये एक रेवेन्यू रिसीट है या एक कैपिटल रिसीट है? आगे वाली बात क्या बताया था, जो पैसा एनपीओ को बार बार मिले वो रेवेन्यू रिसीट, और जो पैसा एनपीओ को कभी कभार मिले, एक आधी बार मिले, उसको मैं क्या कहूंगा फिर? कैपिटल रिसीट। अब मुझे इतनी बात बता दो, ये मेरे लिए क्या है, एक रेवेन्यू या कैपिटल?
यस, 100% कैपिटल। तो ये लिखो। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, अगर ये मंथली होता तो रेवेन्यू बन जाता, ईयरली होता तो भी रेवेन्यू बन जाता, लेकिन ये तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, एक ही बार पैसा मिलना है आप लोगों को, इसलिए क्या बनेगा, ये कैपिटल रिसीट बनेगी। समझ में आई बात? हाँ जी, तो लिखो बेटा, इट इज अ कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। लो जी। इतनी बात समझ में आई या नहीं, ये जल्दी बताओ फटाफट। ये समझ में आ गया ये लाइफ मेंबरशिप होती क्या है? जो पैसा हमारे एनपीओ को एक बार मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी कौन से वाली? कौन से वाली? क्या लाइफ मेंबरशिप फीस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे फिर? कैपिटल रिसीट। क्लियर है यहाँ तक की बात? फर्स्ट में कोई डाउट है तो बताओ। चीजें मैं बना रहा हूँ ना, कार्टून वार्टून सब बनाने आप लोगों को, ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। समझ में आया? बढ़े आगे? 100%। चलो जी, अब आइए सेकंड पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2। बेटा सेकंड पॉइंट में हमारे पास एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीगेसी। LEGACY। क्या नाम है? लिगेसी। सुना कभी वर्ड? हाँ जी, सुना है। सुना है? कहाँ सुना है? क्या होता है? ओके। अच्छा, सुना ही है बस। हाँ जी, एनी आइडिया? नहीं आता तो बढ़िया है यार, मुझे कराने में मजा आएगा। शुक्र है भगवान का, नहीं आता। चलिए जी, मैं सारे एग्जांपल अपने केडीआर एनपीओ से लेने वाला हूँ। लो जी, ये वाली कौन सी एनपीओ भैया? केडीआर एनपीओ। केडीआर एनपीओ। और हमारे बिल्कुल केडीआर के सामने, बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग अंकल रहते थे। एक बुजुर्ग अंकल। लो जी, ये है हमारे वो बुजुर्ग अंकल। हाँ जी, ये कौन है हमारे? मिस्टर बुजुर्ग अंकल। लो जी, इनका नाम लो मिस्टर बुजुर्ग। क्या नाम है इनका? मिस्टर बुजुर्ग। लो जी, अब क्या हुआ, इन बुजुर्ग अंकल के ना, मतलब कोई भी बाप, बेटा, घर वाली, बाहर वाली, मतलब कोई भी नहीं था परिवार के अंदर, सिंगल, कंप्लीटली सिंगल। लेकिन इनकी जायदाद भाई साहब जबरदस्त। मैं कहता हूं करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी भाई साहब के पास पड़ी है, दुनिया भर के प्लॉट, दुनिया भर की प्रॉपर्टी। कहने का मतलब इतनी प्रॉपर्टी है कि 7 पुश्ते भी भाई साहब बिना काम करे खा सकते, इतना मोटा पैसा। समझ गए? क्लियर है यहां तक? और बेचारा कौन है? अकेला, सिंगल। अब जरा सोच के देखो, इसने देखा कि यार ये सामने वाला जो केडिया वाला आदमी है ना यार, ये बड़ी मेहनत करता है, बड़ी सेवा करता है लोगों की, मतलब पूरे जींद के अंदर मैं कहता हूं कि भैया इतनी सोशल सर्विस कोई भी नहीं करता होगा जितनी ये लोग करते हैं। हाँ यार, इसे देखा। तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? अपने अकाउंटेंट को बुलवाया, एक अपने वकील को बुलवाया, और इसने क्या किया बेटा? एक विल बनवाई। सुनिए, विल क्या होती है? वसीयतनामा। सुना हुआ है क्या? लो जी, उसने क्या किया? एक पेपर लिया, और उस पेपर पे ना एक बात लिखवा दी अपने वकील से, भैया कि मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी जायदाद, मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ किसके नाम कर दिया जाए? एनपीओ के नाम कर दिया जाए। भैया केडीआर एनपीओ के नाम कर दिया जाए। लो जी, सब कुछ केडीआर एनपीओ के नाम कर दिया जाए। अब वही सेम हुई चीज हुई। अब क्या हुआ, इन्होंने वो इस पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर दिए, और ये वाला पेपर इनके हाथ में हैंड ओवर हो गया। और कुछ एक दिन बाद ही ये भाई साहब चल बसे। अब ये बताओ, एनपीओ के पास पैसा आया या नहीं आया? बताओ, एनपीओ के लिए रिसीट है या पेमेंट है? रिसीट है तो कौन सी रिसीट है? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू नहीं होगी क्या? नहीं, क्या बनेगी? कैपिटल। क्या बनेगी? कैपिटल रिसीट, क्योंकि बाहर बार मरेगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, एक ही बार मरेगा और एक ही बार अपना पैसा दे करके जाएगा। मानते हो इस बात को यार? ओके, तो बताओ जरा क्या लिखेंगे? तो इट इज अ कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। बोलो, समझ में आया? ये क्लियर हो गया? मिलती कब है? जब कोई पर्सन मर जाता है
तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी एनपीओ के नाम हो जाती है। अपनी वसीयत के अंदर वो लिख जाता है कि मेरी मरने के बाद मेरी सारी जायदाद किसके नाम कर दी जाए, एनपीओ के नाम कर दी जाए। क्लियर है? 100%। बढ़े आगे फिर। ओके, नेक्स्ट लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर थर्ड वन इज डोनेशन। क्या नाम है? डोनेशन। क्या मतलब होता है डोनेशन का यार? क्या मतलब डोनेशन का? सुना होगा आप लोगों ने, दान करना। लाइक मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो क्या करते हैं, पॉकेट से दान पेटी रखी होते हैं ना आगे, तो दान पेटी में क्या डालते हैं हम लोग, चंदा डाल देते हैं, दान पेटी डाल देते हैं। यस और नो? उसको मैं क्या कहूंगा, बेसिकली डोनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। लिखिए, डोनेशन तो समझ में आ गया, चंदा हो गया सिंपल। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। डोनेशन बेटा जी अपनी होती है दो टाइप की। सर कौन कौन सी डोनेशन है? लो जी लिखिए जरा। डोनेशन, बेटा पहली डोनेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन। जनरल। लो जी, पहले डोनेशन का नाम क्या है? जनरल डोनेशन। और सेकंड डोनेशन को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। अच्छा बताओ जरा, जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है? याद है प्रीवियस क्लास के अंदर एक एग्जांपल दिया था मैंने। मैं एक दिन मंदिर में गया, मैंने 10 रुपए डाले, दूसरे दिन गया 50 डाले, तीसरे दिन गया 1000 डाले, चौथे दिन गया 10,000 डाले, पांचवें दिन गया 1 लाख डाले, 10वें दिन गया 10 लाख डाले। तो कहने का मतलब हम लोग जब रूटीन के अंदर पैसा दे रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं, तुमने सुना होगा मंदिर के अंदर क्या रखी होती है हम लोगों ने? दान पेटी रखी होती है। तो जब भी दान पेटी के अंदर बेटा पैसा जाता है, तो इसका मतलब मंदिर के जो भक्त है या गुरुद्वारे के जो भी बेटा लोग हैं, डेली के डेली जाएंगे और डेली के डेली क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ चंदा डालेंगे। बोलो यस और नो? हाँ या ना? तो इसका मतलब एनपीओ को जो पैसा मिलेगा ना, वो बताओ एनपीओ के लिए क्या है, एक रिसीट है या पेमेंट है तो रिसीट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, चलो एक इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लो जी। ये हमारा प्यारा सा केडीआर मंदिर, केडीआर टेम्पल। ये क्या है हमारा? केडीआर टेम्पल। क्लियर हो गया? हाँ जी, ये क्या है? केडीआर टेम्पल। क्या हुआ, हमारे इस टेम्पल के अंदर ना क्या होता है भैया, डेली के डेली कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई पर्सन आते हैं। लो जी, कोई एक आया, कोई दो आया, कोई तीन आए, कोई चार लोग आए। मतलब हमारे मंदिर के अंदर रूटीन में कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई आता रहता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये जो दो लोग हैं, मान लीजिए ए एंड बी। ये कौन है? ए एंड बी। ये दो लोग आए हमारे मंदिर के अंदर। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, डेली की डेली रूटीन में, डेली रूटीन में ये लोग आ रहे हैं, डेली रूटीन में लोग आ रहे हैं, मंदिर के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं, दान करते हैं, जो भी पैसा हमारे मंदिर में इकट्ठा होता है। तो ये बताओ, ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? मतलब मैंने क्या कहा था, जो पैसा बार बार आएगा उसको मैं क्या कहूंगा? रेवेन्यू रिसीट। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहूंगा? जनरल डोनेशन। क्या बोलूंगा इसको मैं? जनरल डोनेशन। और बताओ जरा, जनरल डोनेशन का मतलब होता है जो डोनेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती है, डेली बेसिस पे। क्लियर हो गया? अब बताओ जरा, जो भी आप लोगों की जनरल डोनेशन होगी, ये क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। तो यहां पे लिखोगे आप लोग, इट इज अ कैपिटल रेवेन्यू रिसीट। लो जी, ये तो हमें समझ में आ गई बात की है कि अपने लिए एक रेवेन्यू रिसीट का काम करेगी। ये तो क्लियर हो गया। यस और नो? अब मैं बात करूं आप लोगों से दूसरे पर्सन की। लो जी, ये जो है ना आप लोगों का मिस्टर सी है भैया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये मेरे पास आज मंदिर में आया, मेरे टेंपल में आया, तो इसे कहता है, सर रजत सर, ये लो 10 लाख रुपए। इसने मुझे 10 लाख रुपए पकड़ा दिए। मैंने कहा हाँ जी सर बताइए क्या करना है इन 10 लाख रुपए का। इन्होंने मुझे कहा, लास्ट क्लास में याद है मैंने कुछ बात बताई थी, पानी का क्या, वाटर कूलर लगवा लेना सर। इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए, क्या लगवा लेना सर? बाहर मंदिर के वाटर कूलर लगवा लेना, इसके लिए मैं 10 लाख रुपए दूं। लो जी, मैंने अपने पास रख लिया 10 लाख रुपए। एक दिन बीत गया, नहीं आई मिस्त्री।
2 दिन बीत गया, नहीं आए मिस्त्री। 3 दिन बीत गए, नहीं लगा। 4 दिन बीत गए, नहीं लगा। 5 दिन बीत गए, नहीं लगा। अब सोच के देखो, छठे दिन वो बंदा क्या करेगा? क्या मेरे से आके पूछेगा, सर मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, कहाँ है वो 10 लाख रुपए? भाई मैंने आपको 10 लाख रुपए किस पर्पज के लिए दिए थे? मंदिर के बाहर वाटर कूलर लगवाने के लिए। अब मुझे ये बताओ, ये जो 10 लाख रुपए मिले हैं मेरे को, ये किसी स्पेशल पर्पज के मिले हैं या जनरल पर्पज के लिए मिले हैं? स्पेशल पर्पज। समझ में आया? मतलब इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। लो जी लिखिए बेटा, स्पेसिफिक पर्पज है इसका। तो जब भी आप लोगों को कोई भी डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिले ना, तो समझ जाना वो कौन सी डोनेशन मिलेगी आप लोगों को, आपकी स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। और बताओ, हाँ जी बोलेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर वाटर कूलर, डोनेशन फॉर ये, डोनेशन फॉर ये। अगर किसी के सामने लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक है ये बिल, तो इसका मतलब क्या बन जाएगी हमारे लिए? वो एक स्पेशल डोनेशन बन जाएगी। अब बताओ, ये जो स्पेशल डोनेशन का पैसा है, ये बार बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा? अब एक ही बार मिलेगा तो ना, कि आज भी मैं पैसे दे रहा हूँ, वाटर कूलर लगवा दो, कल कह रहा हूँ हाँ जी इसको तोड़ दो, फिर नया लगा दो यहाँ पे। ऐसा तो ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो पैसा आप लोगों को मिलेगा, ये क्या आप लोगों के लिए एक कैपिटल रिसीट है। लो जी लिखो फटाफट से, इट इज अ कैपिटल रिसीट। बताओ जरा, डोनेशन के पॉइंट में कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। पक्का? कितने पॉइंट हो गए अपने टोटल? 3। कौन पहला कौन सा पढ़ा? लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या थी? एक कैपिटल रिसीट। फिर हमने पढ़ा लीगली लिगेसी, लिगेसी भी क्या थी? एक कैपिटल रिसीट। फिर हमने पढ़ा डोनेशन, दो टाइप की डोनेशन होगी, एक क्या होगी? जनरल डोनेशन, और एक क्या होगी? स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है वो क्या हमारे लिए? एक रेवेन्यू रिसीट। और जो हमारे लिए स्पेशल डोनेशन है वो क्या हमारे लिए? एक कैपिटल रिसीट। क्लियर है? लिखिए बेटा नंबर 4। लो नंबर 4, फोर्थ पॉइंट पे लिखिए आप लोग इसके अंदर, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस बोलो, एडमिशन फीस बोलो, एक ही बात है। क्या नाम है? एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। क्या मतलब है सर एंट्रेंस फीस का, और क्या मतलब है एडमिशन फीस का? नाम से तुम समझ में आ रही होगी तुम्हें। क्या कहना चाह रही है? बोलो। अगर आप लोगों को हमारी एनपीओ में एडमिशन लेना है ना, तो आपको उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? एक एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी। नॉर्मली एडमिशन फी आप लोगों की मंथली बेसिस पे हो सकती है, लिख लो यहां पे, मंथली बेसिस, मंथली बेसिस हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस हो सकती है, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली। हाँ जी, 4 बेस होते हैं। तुमको कभी फिर लाइफ मेंबरशिप में क्या डिफरेंस है, दोनों में जरा डिफरेंस बताना। लाइफ मेंबरशिप हमेशा पूरे साल में, मतलब पूरे जिंदगी की एक बार होती है। लेकिन एडमिशन सोच के देखो, जब तुमने क्लास नर्सरी में एडमिशन लिया था, तो एलकेजी में फिर कराना पड़ा, यूकेजी में फिर कराना पड़ा, फर्स्ट में फिर कराना पड़ा। ऐसे ही करते 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 हम लोगों को बताओ, हर साल एडमिशन कराना पड़ता है कि नहीं कराना पड़ता? यस सर, कराना पड़ेगा। तो सेम हमारे एनपीओ के अंदर होता है। हम लोग एडमिशन यहाँ पे मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, ईयरली भी एंड हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। बात समझ में आया? अगर हम लोग बेटा ये चीज कर रहे हैं, तो जरा मुझे आप लोग मुझे बताइए कि हमारे लिए कौन सी रिसीट होगी, रेवेन्यू होगी या कैपिटल? अभी जो एंट्रेंस फीस है ना बेटा, इसके टोटल 2 केस हो सकते हैं। लिखिए जरा इसके अंदर, केस 1, केस 1। केस 1 है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशनड इन द क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ना इसके बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, then it will be treated as, then it will be treated as, बोलो क्या मानू इसको फिर मैं? रेवेन्यू सीट मानो, कैपिटल सीट मानो, जल्दी बताओ। रेवेन्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कह रखा तो क्या मान लेंगे इसको आप? कैपिटल रेवेन्यू रिसीट मान लेंगे। केस नंबर 2 में लिख लो, अगर क्वेश्चन में ऐसे कह रखा हो 50%, 80%, 20%, 40%, वो कुछ भी परसेंट हो सकता है। 50% ऑफ
द एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी विल बी कैपिटलाइज्ड, विल बी कैपिटलाइज्ड। लो जी, ये लिखा हुआ है भाई 50% जो एंट्रेंस फीस है ना, उसको आप लोगों को क्या मानना है, कैपिटलाइज्ड मानना है। बेटा कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है, कैपिटलाइज्ड मींस, कैपिटलाइज्ड मींस इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। अब आप लोग जरा मुझे बताओ, यहां पे बोला गया 50%, 50%। मैंने आप लोगों से बोला कि ना टोटल एंट्रेंस फीस आप लोगों को दे रखी है, टोटल एंट्रेंस फीस दे रखी है आप लोगों को कितनी, मान लो 2 लाख रुपए। अब जरा मुझे बताना क्या कह रहा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब इसको आप लोग कितने में डिवाइड कर दोगे, दो हिस्सों में। 1 लाख रुपए इधर लिख दोगे, 1 लाख रुपए इधर लिख दोगे। ये क्या बनेगा, 1 लाख आपका रेवेन्यू रिसीट, और एक लाख क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, आपका कैपिटल रिसीट। समझ में आया? अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो सारा का सारा क्या है, रेवेन्यू। बट अगर बोला हुआ है कि इतने परसेंट आप लोगों को क्या करनी है, कैपिटलाइज करनी है, तो देन उतने परसेंट आप लोग कैपिटलाइज करके बाकी का क्या दिखा दोगे, रेवेन्यू दिखा दोगे। कोई डाउट यहां तक के पॉइंट में, जल्दी बताइए। पक्का 100%? ओके, नेक्स्ट लिखिए नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अब लिखिए बेटा जी एक वर्ड जिसका नाम क्या है, एंडोमेंट फंड। क्या नाम है, एंडोमेंट फंड। लिखिए फटाफट से, लिखाओ, लिखिए जरा। इट्स अ फंड, it is a fund which provides, it is a fund which provides permanent support, permanent support for the organization, for the organization। सर क्या मतलब है परमानेंट सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन का, एनी कंट्रीब्यूशन, एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस फंड, any contribution towards this fund is known as capital receipt। क्या है भैया, कैपिटल रिसीट। क्या मतलब है सर ये परमानेंट सपोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ परमानेंट सपोर्ट का, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए जी, मान लीजिए ये हमारी एनजीओ है, ये हमारी एनपीओ है। लो जी, ये नाम इसका केडीआर एनपीओ। ठीक है जी। अब मान लीजिए आप लोगों के पास ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या ऐसी बहुत सारी और स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, और कह सकते हैं इसके अंदर आप स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, या फिर आप लोगों की पॉलिटिकल सपोर्ट कह लो। क्या कह सकते हैं इसको बेटा हम लोग, पॉलिटिकल सपोर्ट। जो कि कहना चाह रहे हैं हर बार हम आप लोगों के साथ खड़े हैं भाई, जब आप लोग मुसीबत में पड़ोगे हम बैठे हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जैसे मान लो मेरे को ना एक प्रॉपर्टी लेनी थी, तो क्या किया उन्होंने, प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए। फर्नीचर चाहिए था, फर्नीचर के लिए पैसा दे दिया। तो मेरे को ये बताइए आप लोग, ये जो मुझे हर बार पैसा दे रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में दे रहे हैं, एक ही चीज के लिए बार बार पैसा दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब सर एक बात बताओ, अगर इन्होंने मुझे बेटा फर्नीचर के लिए पैसा दे दिया, तो बताओ ये एक ही बार दिया या बार बार दिया है, एक ही बार। अगर इन्होंने मुझे लैंड एंड बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है, तो एक ही बार दिया है या बार बार दिया है। तो कहने का मतलब ये लोग जो मुझे पैसा दे रहे हैं ना, ये इस फंड के लिए बेटा मेरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं परमानेंटली। भाई जब भी मुसीबत में फंसोगे हम बैठे हैं, चिंता मत करो। इसलिए बेटा जी जो भी पैसा मेरे को यहां से मिलेगा ना, ये मैं क्या मान लूंगा, मेरे लिए क्या है, एक कैपिटल रिसीट। क्योंकि इससे क्या परचेज किया जाएगा, फर्नीचर। क्या परचेज किया जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। ये सारी बातें हम लोगों की परचेज की जाएंगी। समझ में आया? तो ये जो पैसा आप लोगों को मिल रहा है, ये किस पर्पस के लिए मिल रहा है, कोई एसेट्स परचेज करने के लिए मिल रहा है, मतलब परमानेंट सपोर्ट करेंगे आप लोगों को सारी की सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो क्या ज्यूम करोगे इसको आप लोग कि क्या है, आप लोगों के लिए कैपिटल रिसीट है। समझ में आ गया? इसको आप एक टाइप से और भी सुन सकते हो
ये आप लोगों को बेटा मिलता है, एक बार और भी है, एक चीज के लिए भी मिल जाता है। फॉर द फॉर द एक्सपेंशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एनपीओ। मान लो एक एनपीओ वो छोटे लेवल पे काम कर रही है, अगर उसको बड़े लेवल पे काम करना है ना, तो हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये बहुत सारे सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, परमानेंट सपोर्ट करते हैं एनपीओ को, ताकि ऊपर उठ के काम कर सके। तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोमेंट फंड का नाम दे देते हैं। समझ में आ गई यहां तक की बात? तो क्या मानोगे एंडोमेंट फंड को, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। बढ़े आगे, आइए बेटा जी नंबर 6 पे। नंबर 6, एक वर्ड आएगा आप लोगों के पास इसके अंदर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, ये सारी चीज। अब तुम्हें एक बात और बताता हूं, हमारी जितनी भी बेटा जी एनपीओ होती है ना, जितनी भी हमारी एनजीओ हैं, वहां पर एक कंपल्शन होती है कि वहां पे पता है क्या आती है, न्यूज़पेपर डेली आनी ही आनी है, जर्नल्स आने ही आने हैं, मैगजीन्स आनी ही आनी है। अब आप लोग सोच के देखो यार, मान लो मान लो ये हमारी एक एनपीओ है, नाम क्या है इसका, केडीआर एनपीओ। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा एक स्टोर रूम, ये क्या है हमारा स्टोर रूम। बताना जरा, स्टोर रूम में डेली का डेली क्या इकट्ठा होगा, कबाड़ इकट्ठा होगा। दुनिया भर की न्यूज़पेपर, जर्नल्स, फलाना ढिकाना, कबाड़, सब दुनिया भर का इकट्ठा होगा। बोलो यस और नो। चलो मान लिया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इसके अंदर दुनिया भर का इकट्ठा हो गया सामान, अखबारें 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 इकट्ठी हो गई। क्या करेंगे सोच के बताओ, सोचो क्या करेंगे उसको। हम लोग क्या करेंगे उसको बेटा, कबाड़ी को बुलाएंगे एंड उसको क्या कर दिया जाएगा, सोल्ड आउट कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। बताओ सेल करने से क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा? अब ये बता दो, ये वाला पैसा तुम लोगों को बार बार मिलेगा या एक ही बार मिलेगा? हाँ जी, हर 6 महीने में क्या होंगी, इकट्ठी अखबारें होंगी, बिकेंगी, पैसा आएगा, इकट्ठी होंगी, बिकेंगी, पैसा आएगा, इकट्ठी होंगी, बिकेंगी, पैसा आएगा। अब एक बार पैसा आ रहा है या बार बार पैसा आ रहा है, सोच के देखो। क्या हर 6 महीने में, हर साल में, हर 3 महीने में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मतलब हर बार न्यूज़पेपर आएंगी, हर बार न्यूज़पेपर बिकेंगी, हर बार क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा। तो ये बताओ कि ये न्यूज़पेपर वगैरह बेचने से, ये सारी चीजें बेचने से आता है या जाता है? कौन सी रिसीट मानो, रेवेन्यू रिसीट। तो लिखो फटाफट से, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। इट इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट इज रेकरिंग इन नेचर। इट इज रेकरिंग इन नेचर। क्यों रेकरिंग इन नेचर है? क्योंकि रूटीन में पैसा आ रहा है, बार बार पैसा मिलेगा, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, रेकरिंग नेचर का पैसा, रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो? हाँ जी, बढ़े आगे फिर, पक्का? क्योंकि अभी जो हमारे को समझनी है ना कॉन्सेप्ट में सारी बातें, वो सिर्फ ये है कि क्या तो रेवेन्यू रिसीट है, क्या कैपिटल रिसीट है, क्या रेवेन्यू पेमेंट है, और क्या कैपिटल पेमेंट है। बस ये वर्ड 4 सीखना है, बस अपने को और कुछ भी नहीं सीखना इन 4 वर्ड्स के अलावा अभी तक। समझ में आया? लो जी आगे बढ़ते हैं। 8-10 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, 7th वर्ड में लिखो बेटा, पेमेंट टू, पेमेंट टू होनोरेरियम। सुने कभी वर्ड ये, पेमेंट टू होनोरेरियम। लो जी, पढ़ाएं क्या होता है? ओके। अच्छा, तो मैंने बहुत सारी बार मंदिर गुरुद्वारा ये देखे तो होंगे, जाते हो कि नहीं जाते? ये सारा टाइम रेस्टोरेंट वगैरह में बस जाते हो, हाँ या ना? ओके। लो जी, मान लीजिए हमारा टेम्पल है, ये हमारा मंदिर मान लो, गुरुद्वारा मान लो, मस्जिद मान लो, कुछ भी मान लो। लो जी, डैश डैश लिख दिया मैंने, कुछ भी मान लेना अपनी मर्जी से, ठीक है जी। अब तुमने बेटा कई बार देखा होगा, हम लोगों को ना एनपीओ वगैरह के अंदर या किसी मंदिर में, गुरुद्वारा वगैरह में ना, केयर टेकर के लिए बेटा कुछ फैमिलीज को अपॉइंट करते हैं। बोलो यस और नो। ताकि एनपीओ की क्या की जा सके, केयर टेकर की जा सके। सुना ही नहीं सुना ऐसा? एक पूरी फैमिली हम लोग वहां पे रख देते हैं, भी आप पूरी फैमिली यहाँ रहो, है ना? क्या रहो, पूरी फैमिली आप लोग यहाँ रहो और संभालो, जो भी भजन कीर्तन करना है, नाम जपना है, सारे काम करने आप करो। और हम आपको ना इसके बदले में, अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लो पूरी फैमिली पूरा सिस्टम को संभाल रही है,
तो बताओ कहीं काम तो करेगी नहीं। उनके लिए तो बेटा वहीं से जो पैसा आएगा उसी से चलेगा कि सारा चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 3 फैमिली, मान लो 3 लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, मान लो ये 3 लोग यहाँ रहते हैं, पूरी फैमिली है, ठीक है, ये पूरी फैमिली है। अब बताओ जरा ये पूरी फैमिली क्या करेगी, पूरी की पूरी फैमिली क्या करेगी भैया, उस एनपीओ को संभालने का काम करेगी, मैनेज करने का काम करेगी, केयर टेकर करने का काम करेगी। लो जी, ये क्या कर रहे हैं, सिस्टम को मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब जो भी बेटा जी हमारी एनपीओ की मैनेजमेंट कमेटी होगी, क्या होगा बेटा, हमारी एनपीओ की मैनेजमेंट कमेटी। लो जी, ये कौन है, हमारी एनपीओ की मैनेजमेंट कमेटी। ये कौन है, फैमिली, और ये कौन है, हमारी मैनेजमेंट कमेटी। लो, अब मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी भैया, इन लोगों को ना सैलरी प्रोवाइड करेगी कुछ ना कुछ। क्या प्रोवाइड करेगी, कुछ ना कुछ सैलरी, बोलो सैलरी कह सकते हो इसको आप लोग। क्योंकि ऑब्वियस की बात है, अगर वो पूरा सिस्टम संभाल रहे हैं तो कोई काम तो करेंगे नहीं, उनके लिए तो सारा काम धंधा वही है जो वहां पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो इसके बदले में मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, घर का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारे काम करने के लिए कमेटी क्या करेगी बेटा, कुछ ना कुछ फंड देती है, पैसे देती है। बताओ कहां से देगी, जो एनपीओ में पैसा आएगा वहीं से तो देगी भाई। अब ये बताओ, ये वाला पैसा हर महीने जाएगा या नहीं जाएगा, सोच के देखो, ऑब्वियसली बात है हर महीने जाएगा। बताओ ये पैसा बार बार जाएगा या एक बार जाएगा। ये से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो एक हमारा ना एनपीओ के अंदर क्या हुआ, एक बिजली खराब हो गई थी, तो मैंने किसको बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने क्या किया, काम वाम ठीक ठुक कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, 500 रुपए दे दिए। अब सोच के देखो, 500 रुपए का मुझे रसीद कहां से, मैंने कहा रसीद काट के दे। कहता बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई, मैं वो बिल बुक थोड़ा लेके घूमता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं तो प्लम्बर हूँ या मैं तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरे पास तो कोई भी पर्ची वर्ची का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक होनोरेरियम का ना एक पूरा का पूरा पर्चा होता है। मतलब जो भी आपके खर्चे ऐसे हो ना जिनके आप क्या नहीं कर सकते, सैलरी रिसीट या सॉरी मतलब रिसीट जिसकी नहीं बनवा सकते, उसके लिए क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग एक पेमेंट टू होनोरेरियम का एक फॉर्मेट रखा होता है, वो काट करके दे दो, उसके ऊपर जो भी खर्चा का नाम लिखना है वो लिख दो, देन वो पर्ची बन जाएगी आपकी। समझ में आया, क्लियर हो गया। वैसे मेनली यूज कहां पे होता है, ये केयर टेकर के लिए, और इसको तुम लोग बहुत सारी जगहों पर भी यूज हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया। अब बताओ ये रेवेन्यू पेमेंट है, अब ये पेमेंट है रिसीट है, पेमेंट है, रेवेन्यू है कैपिटल, रेवेन्यू पेमेंट, लिखिए फटाफट से, इट इज अ रेवेन्यू पेमेंट, इट इज अ रेवेन्यू पेमेंट। एनी डाउट, 7 पॉइंट्स में बताओ, पक्का 100%। ओके, अब लिखिए पॉइंट नंबर 8, सेल ऑफ old assets like plant and machinery, furniture, etc. लो जी, सेल ऑफ old assets, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए एक पहले तो रोने वाला मुंह बना लो, क्योंकि यहां पे बच्चा गलतियां करेगा ही करेगा। अरे डाल रहा हूं अभी, जल्दी बनाइए फटाफट, रोने वाला मुंह है, इंपॉर्टेंट है। 2 चोटियां बनाओ इसकी, ये नोट है बेसिकली, जो है बस यही है, नाक कान मुंह सब एक ही है इसका। नोट लिख लो साफ साफ यहाँ पे एक, ओनली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ओनली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी कंसिडर्ड। मतलब जब भी आप लोग कोई एसेट वगैरह बेचोगे ना, तो उस एसेट से बेचने वाला, एसेट्स को बेचने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा ना, ये जो भी लॉस होगा, सिर्फ वही कंसिडर करेंगे, उससे आने वाली जो भी रिसीट होगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है। और मैं इसको साफ साफ बता देता हूं, जब इसको क्वेश्चंस में आएंगे ना हम लोग, तब इसको आप डिटेल में बात करेंगे। बस अभी याद रखने के लिए सिर्फ एक बात याद रख लो कि ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी कंसिडर्ड, बस। अब इसके अलावा कोई बात नहीं याद रखनी आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो साफ साफ, डिस्कस लेटर, क्योंकि इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कहां सीखेंगे हम लोग, अपने कहां सीखेंगे, क्वेश्चंस में। समझ आया।
इन 8 पॉइंट्स में बताओ मेरे को, कोई डाउट है अब तक तो जल्दी से जल्दी रिपीट करो, कोई दिक्कत परेशानी कोई है तो। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में। ओके, अब आइए पॉइंट नंबर 9, आखिरी पॉइंट। वन ऑफ द मोस्ट 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 डेंजरस, जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। याद है मैंने बताया था एक वर्ड खतरनाक, नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। मतलब इस पॉइंट में तुम्हारी ना चाहते हुए भी गलती होगी, ना चाहते हुए भी गलती होगी। लो जी, अब इसके लिए फटाफट से जितने वेरी 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 लगा सकते हो ना, उतने वेरी लगा दो, जल्दी लगाओ फटाफट। इतना वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब लगा के चलो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जितने मैंने वेरी 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 लिख दी। खुद समझ में आई बात कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। चलिए जी, अब मैं बात करता हूं सब्सक्रिप्शन वर्ड की। सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आप लोगों के आंसर्स गलत होंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं डिटेल में। क्लियर हो गया? ओके, सुनिए ध्यान से। लो जी, ये बनाइए हमारा एक एनपीओ है, इसका मैं पूरी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक, वो नेक्स्ट लेक्चर में बनेगी। अभी सिर्फ आप लोगों को इसका बेस क्लियर करा रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व कराऊंगा। कौन है हमारे पास? हमारे यहाँ पे केडीआर एनपीओ, और हमारी एनपीओ के ना बेटा टोटल 5 मेंबर है। कितने मेंबर है टोटल? 5। लो जी, फर्स्ट वन इज हमारी मुस्कान, सेकंड वन गुंजन, थर्ड वन पे गीतांजलि, फोर्थ वन प्रभजोत, एंड फिफ्थ वन इज मिस मानस। लो जी, बताइए कितने मेंबर्स हैं टोटल? 5। अब बताइए सारे मेंबर्स मिलकर के क्या करेंगे? सारे मेंबर्स मिलकर के क्या करेंगे भाई? ये सारे मेंबर्स मिलकर के मुझे देंगे क्या? सब्सक्रिप्शन। क्या देंगे भैया? सब्सक्रिप्शन। लो जी, क्या पे करेंगे? एनपीओ के पास क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन आएगा। और बेटा जी सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन की फीस होगी। क्या होगी? सब्सक्रिप्शन की फी। अब सब्सक्रिप्शन बेटा आप लोगों का मंथली बेस भी हो सकता है, लिख लो, इट मे बी ऑफ मंथली, ईयरली और क्वार्टरली। हाँ जी, तो जब भी हम लोगों को किसी एनपीओ से जुड़ना होता है ना, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। लो जी एनपीओ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, सब्सक्रिप्शन ले लो। बताओ जरा, रेवेन्यू बनना चाहिए कैपिटल बनना चाहिए? बोलो, मुझे इतनी बात बता दो। क्योंकि हर साल, हर 6 महीने, हर 4 महीने, हर 3 महीने बाद ये पैसा आप लोगों को एनपीओ को बेटा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा। यहां से तो एक बात समझ में आ गई। हाँ जी, क्वार्टरली का बेटा मतलब होता है पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 3-3 महीने के बाद अगर हम लोग पैसा देते हैं ना, तो उसको बेटा क्वार्टरली पेमेंट बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी, बताओ क्या बोलेंगे इसको? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू इज अ रेवेन्यू रिसीट। लो जी, ये वाली बात तो समझ में आ गई, ये क्या हमारे लिए एक रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन इस पॉइंट को जितना हम लोग इजी टैकल कर रहे हैं ना, इजीली समझ रहे हैं ना, उतना ये इजी है नहीं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को एक एक सुनना, चीज को सुनना, ताकि आप लोगों को हर बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। समझ में आई बात? ओके, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि हर एक मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है ना पूरे साल का, वो 5,000 पर ईयर है। लो जी, कितना है? 5,000 पर ईयर। कितना? 5,000 पर ईयर पर मेंबर। ठीक है जी, ये बताओ जरा मुझे कि एनपीओ के पास टोटल पैसा आना कितना चाहिए था? भाई 5 मेंबर हैं, और हर एक मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 5,000 रुपीज पर
ईयर। तो बताओ 5 बंदों का टोटल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 25,000 रुपए आने चाहिए थे एनपीओ के पास। मैंने आप लोगों से कहा मैंने आप लोगों से कहा ये जो ईयर चल रहा है ना बेटा अपना, ये चल रहा है मान लेते हैं 2021-22। पता ना सर 2021-22 का क्या मतलब है? कि साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। लो जी, ये है, मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं। क्या हुआ इसके अंदर से? मैंने मुस्कान को कहा, मुस्कान हेलो, मुस्कान आपका सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, सब्सक्रिप्शन जमा कराओ। कहते अच्छा भैया पेंडिंग है, लो जी मैंने पे कर दिया, मैंने दे दिया। मुस्कान को कॉल किया, मुस्कान ने पे कर दिया। गुंजन को कॉल किया, गुंजन ने पे कर दिया। गीतांजलि को कॉल किया, उसने पे कर दिया। प्रभजोत को फोन किया, उसको पे कर दिया। मानसी को जैसे ही मैंने फोन किया ना, कहते सर मेरे पास पैसा नहीं है अभी पे करने के लिए। ऐसा अब सोच के देखो यार, सोच के देखो, ये एनपीओ की बात कर रहे हैं ना हम लोग तो, और एनपीओ का मतलब क्या होता है? सोशल सर्विस करना। हाँ या ना? उसका मन करेगा तो देगी, नहीं कर रहा तो अभी नहीं। मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ, इसके पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए, इसने मुझे एक बात बोल दी, कहती है सर आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगला साल जो आएगा ना, अगला साल जो आएगा देखो, सब्सक्रिप्शन मुझे हर साल देना ही देना है। तो ऐसा कर लेते हैं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब अगला साल आएगा ना तो मैं आपको अगले साल का पैसा भी और जो ये इस बार वाला पैसा है ना मैं इकट्ठा जमा करवा दूंगी। अब बताना जरा यार, ये अगर एनपीओ को पैसा नहीं दे रही तो गुद्दी पकड़ के कान पे रुक के पैसा निकालो क्या भरा इससे? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तो सोशल सर्विस का काम है, वॉलंटरी काम है ये तो। भाई अपनी इच्छा से देना चाहिए ना दान तो यार, या धक्का करके लेना है? नहीं, इच्छा से होता है। तो बताओ, अब ये मुझे बता दो बस, क्या इसका पैसा मेरे पास आया या नहीं आया? पक्की बात है, तुमने कहा भैया पैसा तो नहीं आया। अब मुझे बस ये बता दो, अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अमाउंट कितना रिसीव हुआ बेटा सब्सक्रिप्शन का, ये मुझे बताना जरा इस साल। 20,000? पक्की बात है? कितना आया? 20,000। लेकिन तुम्हें जरा एक बात याद करो, एक इसके अंदर मेंबर ऐसा था जिसने मुझे अभी पैसा नहीं दिया। तो बेटा उस पैसे को ना हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या नाम दूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वो सब्सक्रिप्शन जो अभी मिलना बाकी है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा कितना बाकी है मिलना, जरा बताओ। 5,000 रुपए। अच्छा बताओ ये करंट ईयर का है या पिछले साल का या अगले साल का है? करंट ईयर का। ये आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, इसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो यानी कि अच्छा एक बात मुझे इतनी बात बता दो कि ये मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है या नहीं? अच्छा बताना जरा, हमारी एसेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब पता है क्या होता है? जो चीज आज मेरे हाथ में है वो तो मेरी प्रॉपर्टी है ही है, लेकिन जो पैसा बाद में मेरे को मिलने वाला है ना, वो भी मेरे लिए क्या होती है बेटा? मेरी प्रॉपर्टी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है जी, तो मेरे क्या बन गए? डेटर बन गए। बताओ डेटर से हम लोगों को पैसे लेने होते हैं कि देने होते हैं? लेने हैं। तो जिन लोगों से बेटा हमने पैसा लेना है ना, तो वो भी मेरे लिए क्या है? मेरी प्रॉपर्टी। वो भी मेरे लिए क्या है? मेरी एसेट होती है। तो यहाँ पे भी बताओ जरा, क्या हम लोगों को, क्या हमारी एनपीओ को मिस मानसी से पैसा लेना है या नहीं लेना? लेना है ना। तो जो पैसा बेटा आज हमें नहीं मिल पाया, लेकिन मिलेगा तो सही, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा, बट ये तो पक्का है कि मिलेगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वाली जो बेटा चीज होती है ना, ये हमारे लिए क्या होती है? हमारे लिए एक हमारी एसेट। क्या होती है हमारे लिए? हमारी एक एसेट होती है। बोलो समझ में आई बात? ये नहीं, ये बताओ फटाफट जल्दी। 100% पक्की बात है, गारंटी के साथ? ओके। अब एक पॉइंट और बढ़े, इससे आगे बढ़े, ये समझ में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओके। अब मैं ना इसी केस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। तो अब ये वाली चीजें मैं सारी हटा रहा हूं। लो जी, ये वर्ड क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक एसेट है। चलो जी, अब आया अगला कॉन्सेप्ट। फिर से मैंने फोन किया फटाफट से, मुस्कान हेलो पैसा देके जाओ। लो सर, सबमिट हो गए, जमा करवा दिए, ठीक है जी। गीतांजलि को कॉल किया गया, सबमिट करा दिए। प्रभजोत को कॉल किया गया, सबमिट करा दिए। मानसी को कॉल किया गया, सबमिट करा दिए। गुंजन जी बहुत अमीर है भाई साहब, मैं कहता हूं इतने अमीर है, इतने अमीर है, इतने अमीर है, पैसे रखने की जगह नहीं है भाई साहब इसके पास, इतने अमीर है। समझ में आई बात? अब सोच के देखो जरा क्या हुआ। हमने गुंजन जी को फोन किया, हेलो गुंजन जी अपना सब्सक्रिप्शन जमा कराइए, आपका टाइम हो गया सब्सक्रिप्शन देने का। इसने कहा सर बात ऐसी है, मैं अगले 2 साल के लिए ना अमेरिका जा रही हूं अपने बेटे के पास, और वहीं रहूंगी। और ऐसा करो, ऐसा कर लो, आज जो मैं सब्सक्रिप्शन आपको पे कर रही हूँ ना, आज तो दूंगी दूंगी क्योंकि तो इस साल का है,
अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन आज मेरे से आप एडवांस ले लो। क्या वर्ड्स बोले इसने मेरे को? सर ये तो मैं आपको दे ही रही हूं, लेकिन 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 अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन आज की आज ही मेरे से एडवांस ले लो। बोलो यस और नो। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बता दो कि मेरे पास आज कितना पैसा आएगा। पक्की बात है? अच्छा, मतलब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया सब्सक्रिप्शन का? बताओ जरा कितना हो गया? तुम कहोगे भैया 30,000। लेकिन एक बात बताना जरा, इस 30,000 के अंदर करंट ईयर का कितना था? 25,000। कितना था करंट ईयर का? 25,000। बताना जरा नेक्स्ट ईयर का कितना था? कितना था? 5,000। तो बेटा जी ये जो नेक्स्ट ईयर वाला है ना, इसको हम लोग एक चीज कहेंगे, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके अलावा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लो जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मेरी इनकम बन चुकी है क्या अभी? नहीं। ये इनकम कब की है जरा मुझे बताओ? अगले साल की इनकम है। अगले साल की इनकम है। कब की इनकम बेटा ये? अगले साल की इनकम है। तो इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, ये आप लोगों के लिए बेटा क्या बन जाएगी? आप लोगों के लिए एक लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी? आप लोगों के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए अगले साल की आप लोगों की चीज आज की आज मिल गई। तो क्या बोलेगी आप लोगों इसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बोलो बात समझ में आई? तो ये सारे सोर्सेज आप लोगों को समझ में आ गए हैं? बोलो। अभी सब्सक्रिप्शन की बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत लेंदी है सब्सक्रिप्शन अभी। लेकिन ये जो पूरे सब्सक्रिप्शन के बेटा केसेस है ना, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, आज नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट अब कैसे करना है। तो हम लोग ऐसे पॉइंट पहुंच गए आप जिसके अंदर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट पेंडिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बस समझ में आ गई बात? थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।